गायत्री मंत्र एक साथ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, अभी तक हमने जो एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में पढ़ा, एंशिएंट, मेडाइवल और प्री इंडिपेंडेंस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत के बाद में जो शिक्षा में परिवर्तन हुआ, क्या क्या हुआ। हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कल, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में हमें बहुत सारी चीजें पता चली, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते हैं, कैसे क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए और जो नई नई चीजें जुड़ी हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये जो है आज क्लास में फोकस करके पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में क्या है आप लोग देखिएगा, और कुछ चीजें हैं वो अलग अलग भी हैं। जैसे आज मैं आपके सामने एक लिस्ट पर प्रेजेंट करूंगा, जैसे टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है। तो अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन सा लगता है कि सर इतनी यूनिवर्सिटी नहीं है, कम है या ज्यादा है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने लिखा है वो वेरीफाई करके लिखा है यूजीसी के साइट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की साइट पे जो तो एग्जैक्ट लिस्ट है। वो हो सकता है गूगल पे डाल के देखेंगे तो गूगल लिस्ट कुछ अलग बता सकता है। इवन यूजीसी की साइट पे भी अलग बताता है, डिफरेंट डिफरेंट बताता है। पुरानी जो फाइल पड़ी हुई है वो अलग बताता है, और जो नई फाइल अपडेट हुई वो अलग बताता है। तो आप उसको काइंडली वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार अपने तरीके से भी। मैंने 100% वेरीफाई करके ही लिखा है, बट यू हैव टू ऑल्सो चेक। ठीक, और चेक कर लेना, अगर गलत होगा तो मेरे को जरूर बता देना, ऐसा ज्यादा से नहीं, फैक्ट के साथ। स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, ठीक, हाँ, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। चलिए पढ़ते हैं। तो आज हमारी जो क्लास है वो हायर एजुकेशन को लेकर के है। तो हायर एजुकेशन जो पोस्ट ने जो भारत स्वतंत्र हुआ इंडिपेंडेंस के बाद में क्या है, तो इसमें कई सारे परिवर्तन के साथ आज पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीजें जैसे कमीशंस आए हैं, मैंने कहा पॉलिसीज आई हैं, स्कीम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, तो अलग अलग है, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, ड्यूटीज कितनी हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सभी को लेकर के हमें पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है उसके बाद में एक सिस्टम से मैंने लिख लिया है, और सिस्टम के साथ पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है। तो इंडिया हैड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिंस 1947। भारत में जो शिक्षा मंत्रालय है वो जब भारत स्वतंत्र हुआ तब से। ऐसा नहीं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तभी से, उसके पहले शिक्षा मंत्रालय नहीं था। उसके पहले शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री नहीं थी, क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी चीज नहीं थी। और जो राज्य था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था, तो इस वजह से कोई मंत्रालय नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने तरीके से चलाती थे। तो उस समय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड गठित किया गया था पहले। ठीक है, पहले सार्जेंट रिपोर्ट आई थी, तो उसमें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, फिर हार्टोग की समिति आई, उसने भी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड पर ही रिकमेंडेशन दिया। और फिर उसके आगे चल के 1935 में एक एजुकेशन का एक कमीशन स्टेब्लिश किया गया था। और फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसी 1935 को इसका आधार बना करके 1947 में जब अलग अलग मंत्रालय बनाए गए, उसमें एक शिक्षा मंत्रालय भी बनाया। फिर 1985 में क्या हुआ, जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, और शिक्षा मंत्रालय की जगह इसका नाम रख दिया गया MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि ये इसका काम था, एजुकेशन का काम क्या है, किसी वस्तु को नहीं बना बल्कि ह्यूमन को डेवलप करना, इसलिए इसका नाम मिनिस्ट्री कर दिया ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन के रिसोर्स को डेवलप करना। एंड विद द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑन न्यूली ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। अभी नया ड्राफ्ट किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके पहले भी आ चुकी है, तो ये अभी की रिसेंट 2020 की है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि 29 जुलाई 2020 को पास हुई। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 कब पास हुई, पार्लियामेंट के द्वारा कब पास की गई। तो आपको बता सकते हैं कि जो रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2020 आई है, ये 29 जुलाई 2020 को जो है गवर्नमेंट के द्वारा पास की गई। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो कि लीड है, एनडीए की जो सरकार है, इसने पास किया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, इसका नाम फिर से बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। तो आपके पास कई सारे क्वेश्चन देखिए बन गए। सबसे पहला क्वेश्चन बन गया कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो क्या नाम था, तो शिक्षा मंत्रालय था। फिर इसका नाम MHRD कब रखा गया, 1985 में, जब राजीव गांधी की सरकार थी तब इसका नाम बदल करके कर दिया गया।
एक क्वेश्चन ये बन सकता है। फिर इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फिर से कब रखा गया? इसका रखा गया जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई 29 जुलाई 2020, उसमें इस बात का रिकमेंडेशन किया गया था कि एमएचआरडी का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सरकार के नाम पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकता है। फिर आगे आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉर्मली द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जैसा कि पहले जो इसका नाम एमएचआरडी कहते थे, तो एमएचआरडी कब से कब तक रहा है? तो 1985 में, देखिए राजीव गांधी ने 1985 में इसका नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया, और 1985 से लेकर के 28 जुलाई 2020 तक इसका नाम एमएचआरडी था, और जब 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित हुई तो उसके साथ इसका नाम बदल दिया गया। वॉज क्रिएटेड ऑन सितंबर 26 1985। जो एमएचआरडी है इसका नाम कब बदला गया था? 26 सितंबर 1985 को। तो आपके सामने क्वेश्चन और भी हो गया, देखिए जो है एमएचआरडी कब नाम रखा गया? एमएचआरडी पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो एजुकेशन था, तो राजीव गांधी की सरकार में 26 सितंबर 1985 को शिक्षा मंत्रालय की जगह इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम रखा गया। उसके बाद 2020 में 29 जुलाई 2020 को जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित हुई तो उसका नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो इसका अच्छा आएगा तो लेते हैं, ठीक है। थ्रू द 174th अमेंडमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब कोई वो संस्था स्थापित करती है तो उसका संस्था स्थापित करने के लिए एक उसकी रूल बुक है, तो रूल बुक जो है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल बुक 1961 के तहत इसको स्थापित किया गया, और जो करंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से फिर से जानी जाती है। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसके दो विभाग हैं, दो सेक्शन में काम करता है। सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल लिटरेसी, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, कौन सा है? विद्यालय शिक्षा और साक्षरता जो विभाग है, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एज, उच्च शिक्षा विभाग। तो हमारे सामने है, जो कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा विभाग की कर रहे हैं, तो उच्च शिक्षा विभाग के हम बारे में बात करें। While the Department of School Education and Literacy is responsible for development of school education and literacy in the country, and the Department of Higher Education take care what is one of the largest education system of the world। ये पूरे विश्व की बात करें तो एक लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, जो किसके बाद में आता है? यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना के बाद में। तीसरे नंबर पे अगर आपसे क्वेश्चन आया था एक बार, तो जो भारत का उच्च शिक्षा है, भारत की जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है, ये विश्व के किस नंबर पे आती है? तो आपको बताना जो भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था है विश्व के तीसरे स्थान पे आती है। सबसे पहला स्थान जो है वह यूनाइटेड स्टेट है और अमेरिका, और दूसरा जो है चाइना है, और थर्ड नंबर पे जो है वो इंडिया आता है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, तो आप इसको भी पुटअप करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आया है, रिपीट, ठीक, क्वेश्चन आया कि भारत का जो उच्च शिक्षा में रैंक है पूरे वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिस्टम में किसके थर्ड पोजीशन पे, ठीक। एक आया था यूनाइटेड स्टेट, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, चार ऑप्शन थे, तो चारों में से दिया था कि टॉप 2 पे कौन से हैं, तो टॉप पे यूनाइटेड स्टेट, चाइना और थर्ड नंबर पे इंडिया है। इसका निर्माण करना और फिर ये इंश्योर करना कि इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, इसको पूरे जो है स्पिरिट के साथ में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेटर एंड स्पिरिट का मतलब क्या है कि इस विजुअलाइजेशन भी हो, यानी स्ट्रक्चरल जो दिखाई दे रहा है उसके भी रूप में हो, और एक स्पिरिट के रूप में हो, यानी जो कहते हैं कागज भी हो, ठीक है, और मन से भी, तो दोनों तरीके से इसको लागू करना इसका काम है। तो ये मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी नीति का निर्धारण करता है, और ये इंश्योर करता है कि जो नीति निर्धारित की गई है वो सही रूप में और सहज रूप में सब जगह पहुंचे, और जिस आत्मा, स्पिरिट का मतलब जिस उद्देश्य भावना को लेकर के बनाई गई उस भावना के साथ पहुंचे, ऐसा ना पेपर वर्क हो। दूसरा है प्लान डेवलपमेंट इंक्लूडिंग, ये लाइन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन रेज होगा। मैंने बता नहीं कई सारे ऑप्शंस आते हैं, और सब ऑप्शंस में से आपको सारे ऑप्शन में से कौन सा सही है टिक करके लिखना होता है। पहले एक होता था तो आसान होते हैं, अब 4-5 होते हैं, 4-5 में से 3-4 सही होते हैं, तो थोड़ा सी कॉम्प्रहेंशन हो जाता है। प्लान डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग एक्सेस एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द कंट्री इंक्लूडिंग इन द रीजन वेयर पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। का काम है प्लान डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो है क्या प्लान हो, योजनाबद्ध तरीके से हो, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग एक्सेस एंड इम्प्रूविंग। इससे क्या है कि शिक्षा जो है सभी तक पहुंचे और उसमें सुधार हो। कैसा सुधार? गुणवत्तापूर्वक सुधार पूरे भारत के जितने भी शिक्षा संस्थान है, इंक्लूडिंग रीजन है, ऐसा क्षेत्र भी जहां पर शिक्षा आज भी पहुंच से दूर है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी सबसे पहले 1969 1969 में। फिर उसके बाद में वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतना ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव नहीं थी, इतना ज्यादा व्यापक नहीं थी, तो उसके बाद में 1986 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
तो 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसने पूरी शिक्षा व्यवस्था को कवर किया था और एक दिशा धारा दी थी देश को। तो वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, एक्चुअली उसका काम था एक्सेस ऑफ एजुकेशन या एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा को सबकी पहुंच तक बनाना। उस समय क्या थे, शिक्षा सबके पहुंच तक नहीं थी। यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 से लेकर 1986 तक की बात करें, तो उसमें भारत के अधिकांश जगह ऐसी जगह थी जहां पर शिक्षा की पहुंच ही नहीं थी, यानी औपचारिक शिक्षा पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो ये उद्देश्य रखा गया शिक्षा नीति का कि शिक्षा जो है वो सभी तक पहुंचे, एक्सेस हो। ठीक है, तो एक्सेस की बात की गई। लेकिन जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2020 आई, तो 2020 की अगर शिक्षा नीति को देखें तो ये पता चला कि 2020 तक भारत का कोई ऐसा कोना नहीं रह गया जहां पर शिक्षा व्यवस्था ना पहुंची हो। यानी प्रत्येक व्यक्ति आज के समय पे साक्षर है, डिग्री होल्डर नहीं कह सकते, लेकिन साक्षर जरूर, यानी हम अनपढ़ नहीं कहेंगे कि आज के समय कोई अनपढ़ है, यानी 99% क्या है, साक्षर है। तो अब किस चीज की बात करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आया, ये क्वालिटी की बात करती है, ये एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं करता, ये कहता है कि अब की जो शिक्षा नीति है उसमें शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो, क्योंकि शिक्षा सब तक पहुंच चुकी है, पहुंचाने की वो नहीं है, अब क्या है, सुधार की आवश्यकता है, वो भी गुणवत्ता। तो ये क्या करता है कि क्वालिटी की बात करता है, एक्सेसिबिलिटी की बात, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन be paying special attention to disadvantaged group like poor females and minorities। ये इस चीज की ध्यान रखता है कि खासकर जो डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है, डिप्राइव्ड ग्रुप हैं, उनके जैसे गरीब हैं या महिलाएं हैं या माइनॉरिटी है, जिसमें SC ST ट्राइब्स ये सारे लोग आते हैं। ठीक है, उन लोगों तक शिक्षा कैसे पहुंचे, इसके बारे में ये विशेष ध्यान रखता है। इसके लिए आपने देखा होगा, आप आगे आप पढ़ेंगे, बहुत सारी स्कीम चलाई गई हैं जो बेसिकली पुअर्स के लिए, फीमेल्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो कास्ट के आधार पे हो, चाहे वो किसी भी चीज के आधार पे हो, उन पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान करती है। यह है providing financial help in the form of scholarship, loan, subsidy, etc. to deserving student from deprived section of the society। जो डिप्राइव्ड सेक्शन के सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या है, स्कॉलरशिप के माध्यम से, स्कॉलरशिप देखती ढेर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ढेर सारी स्कॉलरशिप आती है, अलग अलग, यानी प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक ढेरों स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप के बाद लोन देती है गवर्नमेंट। इसके सिवा क्या, एक ही नहीं, और भी कई सारी स्कीम चलाई जाती हैं उनके लिए जो डिजर्विंग स्टूडेंट हैं डिप्राइव्ड सेक्शन के, ताकि वो अपनी शिक्षा किसी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ ना छोड़। ये encouraging international cooperation in field of education, including working closely with UNESCO and foreign government as well as university to enhance the education opportunity in the country। इसका काम क्या है कि एजुकेशन के फील्ड में इंटरनेशनल कोऑपरेशन इस्टेब्लिशमेंट करना। भारत अकेला देश नहीं है, भारत के साथ विश्व के वैसे बहुत सारे देश हैं जो एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करते हैं। इसमें चाहे वो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल और साइंटिफिक रिसर्च कॉपरेशन की बात हो कर रहे हो, चाहे वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, चाहे वो फॉरेन गवर्नमेंट हो, चाहे किसी विदेश की बात कर रहे हो, और चाहे कहीं की यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, इनके साथ मिल करके और एजुकेशन सिस्टम में क्या सुधार का। देखिए बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं, MOU साइन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है। आपने देखा प्रधानमंत्री यहाँ गए, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मेमोरेंडम साइन किए। तो यहाँ इसका मतलब कि यहाँ की फैकल्टी वहाँ और के ज्ञान का लाभ उठा सकेगी, वहाँ की फैकल्टी यहाँ के ज्ञान का लाभ उठा सकेगी। ये जो है सरकार आपस में समझौता करते हैं, तकनीकी हस्तांतरण होता है, शिक्षा का हस्तांतरण होता है, और बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसके तहत विदेशों से लोगों को यहाँ बुलाया जाता है। यहाँ से आप सभी लोग भी क्या है, आप चाहें तो भर सकते हैं फॉर्म। ढेर सारे मंत्रालय के फॉर्म निकलते हैं कि ये स्कीम है, इसके स्कीम पे आप विदेश में पढ़ सकते हैं, वहां से जाकर के ट्रेनिंग प्रोग्राम गेट कर सकते हैं। बहुत सारी एजेंसी हैं जो ऐसा काम कर। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का फंक्शन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, आप चाहें तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे जाकर के वहां से एज इट इज देख सकते हैं, मैंने वहीं से लिया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा सेक्शन इसका। अब जो है पूरा भारत जो है, इस भारत को में जो शिक्षा व्यवस्था है इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एपेक्स बॉडी, एपेक्स मतलब सर्वोच्च, जैसे भारत में न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, ठीक है, उसी तरह से जो एपेक्स बॉडीज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, तो इन सभी को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियम बनाया जाए, इसके लिए क्या कुछ एपेक्स, कुछ उच्च स्तर की हायर एजुकेशन की कुछ बॉडीज बनाई गई हैं जो क्या करती हैं, उस स्पेशल फील्ड में काम करती हैं। तो कौन कौन सी, सबसे पहली नंबर पे लिखे हुए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल के फील्ड में जैसे
इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जितना भी टेक्निकल कोर्स है, इनके होल्ड करने के लिए, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, इनकी पॉलिसी के लिए, इनकी मॉनिटरिंग के लिए, इनकी फाइनेंशियल हेल्प के लिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें वैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही बनाती है। लेकिन ये काम किसको सौंप रखा उसने? ये काम सौंप रखा है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन क्या करती है? जितने भी टेक्निकल फील्ड के वर्क होंगे या काम होंगे या इंस्टीट्यूशन चलाए जाते हैं, वो सभी को मॉनिटर करने का, पॉलिसी निर्धारण करने का काम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन करती है, जिसकी जो स्थापना है 1945 में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली, यानी स्वतंत्र भारत के पहले ही ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन स्टेब्लिश कर दी। फिर आते हैं काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर, सीओए। इसकी स्थापना जो है 1972, आर्किटेक्चर से संबंधित जितना भी काम है, जितना भी कोर्स है, जितनी भी सारी चीजें डिजाइन करने का काम है, वो ये करता है। फिर इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, आईसीएचआर, 1972 में स्थापना की गई थी इसकी। फिर है आईसीपीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, 1977 में। देखिए, जो हिस्ट्री के लोग हैं, हिस्ट्री से रिसर्च प्रोजेक्ट ले सकते हैं, हिस्ट्री के फील्ड में क्या काम हो रहा है, वो आईसीएचआर करता है। ठीक है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल, फिलोसफी के फील्ड में है। फिर इंडियन काउंसिल पास सोशल साइंस, बाकी जैसे कुछ सब कुछ के लिए, जैसे फिलोसफी के लिए अलग से बना हुआ है इंस्टीट्यूशन, हिस्ट्री के लिए अलग से बना हुआ है, लेकिन सोशल साइंस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, अब हर किसी के लिए तो अलग अलग से नहीं बना हुआ है। तो उसके लिए क्या है, काउंसिल कॉमन बनाई गई है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यानी सामाजिक विज्ञान से संबंधित जितना भी रिसर्च है, उससे संबंधित एक मंत्रालय, एक बना हुआ है विभाग, उसे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च कहते हैं। ये 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये भी इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली है। उसके बाद में 6 नंबर पे आता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी स्थापना जो है 1953 में की गई थी, और 1956 में इसको एक जो है स्टेचुरी बॉडी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, ये आगे हम डिटेल से इसके बारे में, यूजीसी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये अनुदान देने का काम करता है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं जो यूनिवर्सिटी चलाते हैं, उन यूनिवर्सिटी में कैसे रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे, सारा काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एपेक्स लेवल की बॉडीज हैं जो काम करती हैं। ठीक है, इसमें देखिए मेडिकल शामिल नहीं है, मेडिकल के लिए अलग से बॉडी बनाई गई है। इसमें आईआईटी शामिल नहीं है, इसमें एनआईटी शामिल नहीं है, इसमें आईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च वो शामिल नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, वो शामिल नहीं है, क्योंकि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपनी चीजों को स्वयं निर्धारित करते हैं, उनके लिए कोई ऐसे एपेक्स बॉडीज नहीं है कोई वो निर्धारित करे, वो उनके अपने रूल्स रेगुलेशन। हाँ, यूजीसी जैसे कोई नियम बनाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए, तो वो नियम उन पे भी इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी निर्धारण सीधा गवर्नमेंट करती है, क्योंकि वो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन होते हैं। आगे आते हैं फिर एपेक्स बॉडीज ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी। स्कूल एजुकेशन की लिटरेसी के बीच में कौन कौन से है, तो ये सब ऑटोनॉमस है। देखिए ऊपर वाला जो हायर एजुकेशन में, इसमें कुछ ऑटोनॉमस है और कुछ स्टेचुरी बॉडी। ऑटोनॉमस का मतलब है फ्री है, ऑटोनोमस का मतलब है अपने कार्य के निर्धारण में पूर्णतया स्वतंत्र है, उन पे किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं, उसे कहते हैं ऑटोनोमस। और स्टेचुरी का मतलब होता है जिन पे गवर्नमेंट का नियंत्रण है, वो सब स्टेचुरी बॉडी आती है। तो यूजीसी क्या है कि स्टेचुरी बॉडी है, इसमें गवर्नमेंट का नियंत्रण है। ठीक है, लेकिन बाकी जो हम अभी स्कूल एजुकेशन की बात करने जा रहे हैं, इसमें जितने भी नीचे लिखे हुए हैं, ये सब स्वतंत्र संस्थान है, ये अपने तरीके से काम करते हैं। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबल है सरकार के प्रति, लेकिन सरकार का नियंत्रण सीधे तरीके से नहीं, स्वतंत्र। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से है, ये स्कूल से जुड़े हुए हैं, जैसे सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सीबीएसई अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है जो स्कूल एजुकेशन में काम करती है। फिर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन भी आया था। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो ये एचसीईआरटी की ही एक विभाग है, ये अलग से कुछ नहीं है, ये एनसीईआरटी का ही एक अपना कैंपस है, अपना एक विभाग है। जो काम है, जो 12th तक के जो बच्चे होते हैं, जिनका आपने देखा होगा ई कंटेंट जो डेवलपमेंट करने का काम है, वो काम ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ई कंटेंट या ई पोर्टल या ई जितनी भी चीजें होती हैं मॉड्यूल डेवलपमेंट करने का काम ये करता है। ये एनसीईआरटी की एक शाखा है। ये है सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस। ये नेशनल बाल भवन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किताबों के बारे में सुना होगा। तो ये एक ऐसी काउंसिल है जो एजुकेशन में रिसर्च और ट्रेनिंग का काम करती है। एक तरह से कहा जाए ये एक ऐसी संस्था है भारत की जो स्कूल एजुकेशन को मॉनिटर करती है। स्कूल एजुकेशन संबंधित जितना भी काम होता है, चाहे वो पुस्तकें डिजाइन करना, चाहे वो रूल्स रेगुलेशन की बात करना,
ठीक है, ये सारा का सारा काम जो है एनसीईआरटी करती है। और एनसीईआरटी के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट है, जैसे एक लिखा हुआ है सीआईटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसमें है एक डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, इसमें से उसके तरह कई सारे अंदर विभाग भी हैं जो मिलजुल कर पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मॉनिटर करते हैं। इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी के बारे में, इसकी स्थापना 1961 हुई थी। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, क्या काम करती है, इसके कितने रीजनल ऑफिस है, ये भी पढ़ना है। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस, ये ओपन स्कूलिंग है। तो ओपन में के फील्ड में क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो बच्चे नहीं जा सकते हैं, घर पे रहकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए। फिर नवोदय विद्यालय संगठन एनबीएस है। ठीक है, उसके बाद में है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जो टीचर ट्रेनिंग तैयार होते हैं, टीचर तैयार होते हैं, तो टीचर प्राइमरी के टीचर है, सेकेंडरी के टीचर, इनके तैयार करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन बनाएगा, कैसे मॉनिटरिंग होगी टीचर एजुकेशन के, बीएड एमएड बीटीसी, ये प्रोग्राम कैसे चलेंगे, रूल्स रेगुलेशन कैसे बनाया जाएगा, एफिलिएशन कैसे मिलेगा, ये सारा काम एनसीटीई करती है। तो ये स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, और 1993 में इसको एक ऑटोनोमस बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ संस्थान है जो स्कूल लिटरेसी के संबंध, स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के एपेक्स माने उच्च संस्थान कहलाते हैं, जैसे हायर एजुकेशन में हमने पढ़ा था। ठीक, अब आते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ने के बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सिटी। हमने ऊपर पढ़ा मंत्रालय, पढ़ा मंत्रालय के बाद हमने ये पढ़ा कि देखिए कितने मंत्रालय, कितने विभाग हैं, विभाग हमने पढ़े हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन लिटरेसी। उस विभाग के अंदर कौन से ऐसे उच्च शिक्षण उच्च संस्थान है जो चीजों को मॉनिटर करते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, वो हमने पढ़ा। अब उसके आगे आते हैं यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन संबंधित। तो यूनिवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, इन इंडिया यूनिवर्सिटी मीन्स यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेट बाई और अंडर ए सेंट्रल एक्ट। यूनिवर्सिटी क्या है, जो यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश की गई किसके द्वारा, चाहे वो केंद्रीय कानून हो, चाहे वो प्रोविजनल प्रोविंशियल एक्ट हो, चाहे वो स्टेट का एक्ट हो, एंड इंक्लूडिंग एन सच इंस्टीट्यूशन, या ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन एज मैनी इन कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन विद यूनिवर्सिटी कंसर्न बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कोई सी कोई चीज, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ऐसी भी कोई चीज जो यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाएगी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड इन दिस रिगार्ड अंडर द यूजीसी एक्ट 1956। यूजीसी के 1956 का जो एक्ट बना है, उस एक्ट के तहत ऐसी कोई भी चीज, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा हो चाहे वो राज्य सरकार द्वारा हो, जिसको रिकॉग्निशन मिलेगा उसे यूनिवर्सिटी कहा जाए। यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी के द्वारा जो भी रेगुलेशन डिक्लेयर किए गए हैं वो सभी क्या है, यूजीसी। अब आते हैं इसके आगे, एट प्रेजेंट द मेन कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन। आज के समय पे क्या है, कैटेगरी कैसी है यूनिवर्सिटी की, तो कुछ चीजें लिखी, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी लेवल के कुछ इंस्टीट्यूशन है जिनका नाम यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है कि इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका हम यूनिवर्सिटी नहीं लिखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो यूनिवर्सिटी नहीं लिखे जाते लेकिन वो यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेट बाई ए सेंट्रल, जो केंद्रीय कानून के तहत जिसका निर्माण किया जाता है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय कहलाते हैं। केंद्र सरकार जिन विश्वविद्यालयों का निर्माण करती है, या जो विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के निर्देशन में निर्माण किया जाता है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो शिक्षा व्यवस्था की जो नियम है वो सभी केंद्र से, फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा रिस्पॉन्सिबल होगी। केंद्र सरकार ही इसमें जो अमेंडमेंट चाहती है वो कर सकती है, तो ये सीधा केंद्र से नियंत्रित होते हैं। देखिए जैसे लखनऊ में है बीबीएयू है, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब कह दो सर ये तो लखनऊ में स्टेब्लिश, उत्तर प्रदेश में establish, तो केंद्र सरकार की कैसी हुई, इसलिए केंद्र क्या है, राज्यों का संघ। तो केंद्र के अपना कोई वो नहीं है कि लोकेशन है या अपना कोई जगह है, केंद्र क्या है, व्यापक रूप से है। ठीक है, तो सभी की स्टेट को मिला करके बना है, तो किसी भी स्टेट में हो सकता है। वो कंट्रोल किसके द्वारा है, केंद्र के द्वारा। ठीक, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश और इन कारपोरेट बाय प्रोविंशियल एक्ट और स्टेट, जो स्टेट राज्य के कानून के तहत जिसका निर्माण किया जाता है या जो राज्य सरकार के अधीन होती है वो स्टेट यूनिवर्सिटी कहलाती है। फिर है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश थ्रू अ स्टेट सेंट्रल एक्ट बाई अ स्पॉन्सरिंग बॉडी वाया सोसाइटी रजिस्टर अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो क्या है किसी प्राइवेट सोसाइटी के द्वारा रजिस्टर की जाती है उसे हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी होती है ये सेंट्रल एक्ट या किसी स्टेट एक्ट के द्वारा ही स्थापित की जाती है, स्पॉन्सर की जाती है। जैसे कोई वैसे मान लीजिए हरिद्वार में यूनिवर्सिटी खुली है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, तो जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है ये क्या है, स्टेट
प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, स्टेट प्राइवेट क्यों? क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनकारपोरेट यानी प्राइवेट वेद माता गायत्री ट्रस्ट है। वेद माता गायत्री ट्रस्ट ने इसको स्पॉन्सर करती है, और ये जो है राज्य सरकार के जो जो विधानसभा है वहां पर ये यूनिवर्सिटी को प्रस्तुत किया गया, बिल प्रस्तुत किया गया, और राज्य सरकार के द्वारा इसको पास किया गया, तब जाके इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। अगर यही बिल किसी केंद्र में रख करके केंद्र पार्लियामेंट के द्वारा पास होता तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती, लेकिन वो चूंकि किससे स्पॉन्सर हो रही होती, वो सेंटर के द्वारा। ठीक है, तो किसी सेंटर या स्टेट के द्वारा ये स्पॉन्सर है। ठीक। उसके बाद आते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कॉमनली नोन एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी ऐसे डीम्ड टू यूनिवर्सिटी हो सकती है जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। रिफर टू हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन व्हिच हैज बीन सो डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एक्ट 1900। यानी यूजीसी का एक्ट जो है 1956, इसका जो सेक्शन 3 है, उस सेक्शन 3 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल डीम्ड टू भी यूनिवर्सिटी घोषित कर सकती है। तो डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का मतलब केवल ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय जो क्या है हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। हाई परफॉर्मिंग मतलब क्या है? यानी उसके यहाँ से जो उसकी अचीवमेंट हो वो बड़े लेवल पे हो, अच्छे लेवल पे हो। ठीक है, जैसे आईआईटी एनआईटी ये सब अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश किए जाते हैं। तो ऐसा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कोई राज्य सरकार का विश्वविद्यालय जो हो, जिसकी जो परफॉर्मेंस का मतलब वहाँ का एकेडमिक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो, वहाँ से निकलने वाले बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा हो, वहाँ से नए नए कॉपीराइट, नए नए पेटेंट, नए नए स्टेब्लिशमेंट, नए नए डिस्कवरीज हो रही हूँ, जिससे क्या भारत नहीं पूरे विश्व में नाम हो रहा हो, और जो क्यूएस रैंकिंग है उसमें भी वो टॉप पोजीशन हासिल, उसमें भी अच्छी रैंकिंग पे हासिल कर रहा हो, जो इंडियन इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है उसमें भी अच्छी पोजीशन पे हासिल कर रहा हो, तो इसका मतलब है वो इंस्टीट्यूशन क्या है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित कर सकती है। तो डीम्ड टू यूनिवर्सिटी घोषित करने का मतलब क्या हुआ? नहीं, नाम रखने का मतलब नहीं हुआ, नाम रखने का अभिप्राय हुआ कि यहाँ पर फिर क्या करती है, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी घोषित हो जाने के बाद में केंद्र सरकार जो है यूजीसी की धारा 3 के तहत उसको कुछ फाइनेंशियल हेल्प करना शुरू कर देती है। क्यों हेल्प करना शुरू कर देती है? क्योंकि भाई इतना हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन है, तो उसको कुछ हेल्प करे ताकि वो और अच्छा काम करना शुरू कर। ठीक है, तो डीम्ड टू यूनिवर्सिटी। उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जो राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के होते हैं, तो उनको जो है विशेष पार्लियामेंट का जो एक्ट होता है उसके साथ उसके द्वारा उसे नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट डिक्लेयर कर दिया जाता है। या तो गवर्नमेंट इसका निर्माण करती है, नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन का निर्माण करती है विशेष, जैसे मान के चलिए कि तकनीकी का समय आ गया तो तकनीकी के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बना दिया गया, या किसी भी चीज को लेकर के सरकार को ये महसूस होता है कि ये जो विषय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, और इस विषय पे अध्ययन करने के लिए, इस विषय पे शोध करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है, तो उसको सरकार जो है वो इंस्टीट्यूशन बना सकती है। या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी नेशनल इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के नाम से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ है इंस्टीट्यूशन अंडर स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य सरकार के द्वारा अधीन बनाए जाते हैं, वो राज्य सरकार के कहलाते हैं। कि एक मेटा यूनिवर्सिटी का काम से आता है। मेटा यूनिवर्सिटी क्या, क्वेश्चन भी आया है मेटा यूनिवर्सिटी के बारे में। So the main purpose of Meta University to share learning resource with different university by using latest technology available in order to enable the student to benefit from learning resource available in different institutions। तो सीधा सा लिखा हुआ कि जो मेटा यूनिवर्सिटी है एक प्रकार का ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जाना है जहां पर क्या है विभिन्न विश्वविद्यालय अपने यहाँ पर उपलब्ध जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनका जो है शेयरिंग कर सके विद्यार्थियों के मध्य, ताकि क्या है लर्निंग में सुधार, लर्निंग को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है यूनिवर्सिटी की, इन्होंने डिसाइड किया कि हम इस संबंध में एक डिटेल गाइडलाइन मेटा यूनिवर्सिटी के विषय में जारी की कि जो टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके यहाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को वो क्या करें, शेयरिंग करें, और शेयरिंग करके आपस में शेयर करें, उसका लाभ जो है विद्यार्थियों को मिले। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनका नाम आता है, जैसे जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, आईआईटी दिल्ली है। ठीक है, ये कुछ नाम है जिनको मेटा यूनिवर्सिटी के अंदर शामिल किया गया था। उसके अंदर जो जिन्होंने जिन्होंने इस पे काम करना शुरू किया था सबसे पहले वो है डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया, वी आर वर्किंग टुगेदर इन ए कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉर ए 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ। सबसे पहला जो मेटा यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट पे कोर्स चलाया गया था वो 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स था,
ठीक, पब्लिक हेल्थ में, जिसको डी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने मिल करके एक साथ में चलाया था। तो इसमें क्या था कि पब्लिक हेल्थ के फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो उसमें फैकल्टी है या तो उनका जो शेयरिंग किया जा सके, जिसके अंदर विद्यार्थी क्या करता था, जो चीज कुछ कंटेंट वो डीयू में पढ़ता था और कुछ कंटेंट वो जाके जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ये जहाँ जो तकनीकी है उसका बेहतर है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं कुछ सामान यहाँ खरीदते हैं अच्छा मिलता है तो कुछ दूसरी जगह खरीदते हैं, तो उसी तरह से कुछ चीजें वो जामिया मिलिया इस्लामिया के तहत उपयोग करता है और कुछ तकनीकी को जाकर के वो डीयू के यहाँ डीयू में जाकर के सीखता है। तो ये क्या मेटा यूनिवर्सिटी, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। और ये भी क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले इसको किसने शुरू किया था। तो दोनों क्वेश्चन आपके पास है। चलिए आगे आते हैं। तो यूनिवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा, यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की होती है। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी कितनी है टिल 2020। देखिए हमारे पास जो डेटा अवेलेबल हुआ है 2020 तक का है, 2021 तक का नहीं। यूजीसी के जो लिस्ट है उसमें 2020 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यूजीसी के कल भी हम आपको दिखा रहे थे, देखा होगा आपने, तो उसमें 2020 लिखा हुआ है। तो 2020 के अकॉर्डिंग क्या है, तो पूछा सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है 54 है टोटल। और उसके बाद में जो है आप इसको जाके चेक भी कर सकते हैं। फिर है स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है, राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं जो राज्य सरकार के अधीन है या राज्य सरकार के द्वारा राज्य स्टेट एक्ट के तहत बनाए गए हैं, वो है 427, 427। ठीक है, फिर है प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है, तो प्राइवेट है 369। ठीक है, कहीं पर ये 370 भी दिखा है। स्टेट यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही कंफ्यूजन है, जिसको यूजीसी के साइट पे जाओगे अगर आप, तो यूजीसी के साइट पे जाकर देखोगे तो स्टेट यूनिवर्सिटी लिस्ट वहाँ 427 दिखाएगा। और जब आप कंसोलिडेटेड लिस्ट देखोगे जाकर के, जहाँ पर सारी यूनिवर्सिटी एक साथ दिखाता है, तो वहाँ पर 425 दिखाता है। वहाँ डिफरेंस है थोड़ा सा, तो 427 से ही। प्राइवेट यूनिवर्सिटी 369 है, कहीं अलग जाके देखो तो 370 भी दिखा रहा है। तो हमने यूजीसी के साइट से लिया है। फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कितनी है, हाई परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी स्टेट में कितनी है इस समय, वो है 127। ठीक है, तो जो नीचे कैलकुलेशन लिखा है टोटल 19,962, इसमें चेंजेस है। ठीक है, क्योंकि बाद में लिखा गया तो इसमें कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 7 7 7 9 16 होता है, और 16 में आप 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 23। 16 4 20, और 23, और 23 में 4 जोड़ोगे जाकर के तो आपका हो जाएगा 27। ठीक है, तो 967 के करीब में, यानी बढ़ रही, इसमें क्वांटिटी क्या है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो हमें देखना है कि कितने टोटल इन्वेस्टीज हैं। तो इसमें अभी और भी कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं जैसे, ठीक है, कुछ चीजें और भी जुड़ी हुई हैं, तो उसमें आप एक बार जा करके अपने वहां भी चेक कर सकते हैं कि टोटल कितनी इन्वेस्टीज है। ठीक है, तो टोटल की लिस्ट में हम लिख देंगे। इसके बाद में क्या है, एक सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है मेरी। यस सर। हाँ, फोन एक्चुअली फोन आ गया था तो मेरे को लगा कि आवाज पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो ये जो टोटल है देख लिया आप, सेंट्रल 54 है, स्टेट 427 है, स्टेट प्राइवेट 369 है, और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है 127 है। तो टोटल इतनी यूनिवर्सिटी है, और इतने को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग में ये 977, 977 के करीब में है टोटल यूनिवर्सिटी। और जो यूजीसी की लिस्ट है अभी पुरानी वाली लिस्ट, उसमें 1962 ही दिखा रहा है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 977 है टोटल, मैंने करेक्ट करके लिख दिया। इसमें एक का कंफ्यूजन था, वही स्टेट प्राइवेट एक जगह 1970 दिखा रहा था, एक जगह 370 दिखा रहा था। तो 369 वाला जो कि मुझे लिस्ट वेरीफाइड मिली तो मैंने 370 लिखा है। आप कैलकुलेट करके जो टोटल है वहां पर 977 कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, करेक्ट कर लीजिएगा। आगे आते हैं। फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, कुछ ऐसे संस्थान जो क्या है राष्ट्रीय के लिए बहुत आवश्यक है, उनकी स्थापना विशेष एक्ट को ला करके पार्लियामेंट के द्वारा की गई है। ये जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन होते हैं, अच्छा ये किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं, कोई बताएगा मुझे। हम्म, बताएगा कोई मुझे। सर पार्लियामेंट के द्वारा। कौन से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा है। सर ये याद नहीं है। अरे पार्लियामेंट तो केंद्र सरकार की होती है ना, यस यहाँ तो सर। विधानसभा होती है भाई, स्टेट गवर्नमेंट की। हाँ, पार्लियामेंट मतलब जहाँ पर लोक सभा और राज्यसभा जहाँ पर, ठीक, वही पार्लियामेंट। तो लोकसभा के द्वारा विशेष एक्ट ला करके किया जाता है, तो वो जो है केंद्र सरकार के द्वारा सीधा उनका स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। तो ऐसे टोटल जो इंस्टीट्यूशन है वो 130 है। इसमें से आईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो है पूरे भारत में 20 है। आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 23 है। एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 31 है। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टोटल 25 है।
टोटल जो हैं 25 हैं, लेकिन उसमें से जो नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं वो केवल 5 हैं। बाकी जो 21 हैं, बाकी जो 20 हैं, इन 20 इंस्टीट्यूट जो है वो पीपीपी मॉडल पे, यानी पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे स्टेब्लिश की गई हैं। तो इसलिए उन बाकी जो है 20 का नाम नहीं लिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा, इन अगर ट्रिपल आईटी कितनी है तो आप बताएंगे टोटल 25 है, लेकिन नेशनल इंपॉर्टेंस की कितनी है तो उसमें से 5 हैं, और बाकी जो है वो पीपी मॉडल पे स्टेब्लिश है, तो इसलिए उनका नाम नहीं। ठीक है, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग का आता है, वो है 4 है। ये स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक है, कि एनआईडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग है, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी है, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च है, 7 है। तो कुछ के नाम चूंकि एनआईडी आईआईपी से अलग से मिले नहीं तो मैंने लिख दिया है। टोटल 130 है, तो इसमें से मैं कैलकुलेट करके लिख दूंगा, आपको मिल जाएगा डेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है नेशनल इम्पोर्ट, ये क्वेश्चन से पूछा जाता है, जो मेन क्वेश्चन आता है कि नेशनल इंपॉर्टेंस के कितने इंस्टीट्यूशन है, टोटल 130 है, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन अगर आया भी तो ये आ सकता है कि आईएम कितने कितने हैं, आईआईटी कितनी है, एनआईटी कितनी है, बस। ठीक है, और ये आईआईएसई, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि जो है फेक यूनिवर्सिटी कितनी है, कहीं ये भी पढ़ना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, डीम्ड कितनी है, प्राइवेट कितनी है, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस की कितनी है। तो हमें एक और चीज पढ़नी है, वो कोई छूट ना जाए, वो है फेक यूनिवर्सिटी भाई। तो फेक यूनिवर्सिटी कितनी है, तो फेक यूनिवर्सिटी जो 2020 की लिस्ट है, इसके अनुसार यूजीसी ने डिक्लेयर की है, वो टोटल 24 है। कितनी है, 24 लिस्ट है। और इसके अंदर यूपी ने जो है बढ़त हासिल कर रखी है, और यूपी में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद में दिल्ली। तो सबसे नंबर 1 पे यूपी है और फिर दिल्ली है। तो ये क्या है कि फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट में कल आपको दिखाया भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं यूजीसी ग्रांट फुल ऑटोनॉमी। अब क्या हुआ, कुछ समय पहले की बात है, 2018 में यूजीसी ने क्या किया, एक नया काम किया, उसने ऑटोनॉमी ग्रांट करना शुरू किया। ऑटोनॉमी मतलब समझ रहे, स्वतंत्रता, स्वायत्ता। स्वायत्ता का मतलब है कि आप अपने चीजों का निर्धारण स्वयं से कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो निर्धारण था वो यूजीसी करती थी। यूजीसी ने जो कहा है वही आप यूजीसी के अधीन है, उन्हीं नियमों को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद में 2018 में निर्णय लिया गया कि कुछ चीजों को स्वायत्ता, ऑटोनॉमी दे दी गई, कि आप अपने तरीके से भी चीजों का निर्धारण कर सकते हैं। तो 20-3-2018 को कुछ इंस्टीट्यूशन मीटिंग हुई, और जिसके अंदर कुछ संस्थान थे जिनको ऑटोनॉमी दी। ऑटोनॉमी मतलब बता दिया कि आप अपने प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र हैं, निर्णय लेने में आप किसी से ज्यादा परमिशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ नियम है उनको मानना है, लेकिन कुछ मामलों में स्वतंत्र। तो क्या चीज है स्वतंत्रता, सबसे पहले कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, तो इसके अंदर 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, उनको स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, उसमें से 21 जो है, 21 जो है स्टेट विश्वविद्यालय थे, उनको स्वतंत्रता दी गई। 26 प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, उनको दी गई। और इसके अतिरिक्त 10 जो है वो महाविद्यालय कॉलेज थे, उनको स्वतंत्रता दी गई, उनको ऑटोनॉमी दी गई, कि आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं। दे हैव मेंटेन क्वालिटी एंड अचीव ए बेंचमार्क ऑफ 3.26। इन्होंने अपने जो शिक्षा थी उसमें क्वालिटी अचीव की। और क्वालिटी अचीव करने के लिए आप जानते हैं शिक्षा में कैसे क्वालिटी का पता चलेगा, कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। तो इसके लिए नैक होता है, नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल। ये क्या करता है, हर एक संस्थान जो होता है उसका मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके रखता है। तो जो रिपोर्ट तैयार करता है उसकी मार्किंग होती है A+A, B+B, C, D, इस तरह से मार्किंग होती है। तो उसमें मार्किंग के कुछ नंबर होते हैं, जैसे A का कितना होगा, A+ का कितना होगा। तो उसमें उन्हीं को स्वायत्ता दी गई थी, उन्हीं संस्थान को, जिन्होंने नैक का जो असेसमेंट हुआ था उसमें 3.26 मार्क्स अचीव या इतने या इससे अबव अचीव किए गए थे, उन्हीं को दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी सेंट्रल थी, 5 सेंट्रल, 21 स्टेट यूनिवर्सिटी और 26 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 10 जो है कॉलेज थे। ठीक है, तो इसमें से नाम दिया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कौन कौन से नाम थे, जेएनयू है, एमयू है, बीएचयू है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, उसके बाद में एंड इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है तेलंगाना। तो ये 5 यूनिवर्सिटी के नाम है जिनको स्वायत्ता दी गई थी। इस क्वेश्चन भी आया था, इससे जुड़ा हुआ था कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको यूजीसी ने स्वायत्ता दी है। तो कई सारे नाम दिए थे, उसमें से सिलेक्शन करना था। उसके बाद कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे जादवपुर, आंध्रा, ठीक है, अलगप्पा यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, उत्कल, कुरुक्षेत्र, ओस्मानिया, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, अन्ना यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि जिनको ऑटोनॉमी दी गई। और कुछ ऐसे कॉलेज थे जैसे ओपी जिंदल, ये प्राइवेट ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, पंडित दीनदयाल
पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गुजरात, RML प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ऊपर वाले तो स्टेट के थे, लेकिन नीचे वाले क्या प्राइवेट के थे, जिनको गवर्नमेंट ने, यूजीसी ने स्वायत्ता दी थी। इसके सिवा कुछ कॉलेज भी थे, द 10 कॉलेज विच हैज बीन गिवन ग्रांटेड ऑटोनॉमी। ठीक है, इनको ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन कॉलेज चूंकि क्या है, डिग्री नहीं देता। कॉलेज जो है वो अपने जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है वही डिग्री देता है, तो इसलिए इनको स्वायत्ता तो दी गई, लेकिन डिग्री देने का अधिकार नहीं दिया गया। बोले डिग्री जो है आपको जिस यूनिवर्सिटी से आप एफिलिएटेड है उसी से देना है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ जो है डिटेल था हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन की जो टॉप इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के, उसके बारे में थे वहाँ। तो हमने इस चीज के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा है। अब हम जो आगे बढ़ने जा रहे हैं वो है एक एक एजेंसी, जिसको हमने ऊपर डिटेल से डिस्क्राइब किया था, उसको शॉर्ट में डिस्क्राइब किया था, उसको हम डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एजेंसी बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है हायर एजुकेशन की, वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे शांति स्वरूप भटनागर जी। क्वेश्चन आता है, कई बार आया कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। अभी के जो चेयरमैन है वो धीरेन्द्र पाल सिंह DP सिंह है, 18 नंबर चेयरमैन है यूजीसी के। तो इनका जो हेडक्वार्टर है यूजीसी का वो दिल्ली है, और जो चेयरमैन होता है यूजीसी का वही नैक का भी चेयरपर्सन कहलाता है, हेड कहलाता है। DP सिंह नैक के भी हैं और यूजीसी के भी। तो आज हम यूजीसी के बारे में पढ़ लेते हैं, यूजीसी क्या है, यूजीसी के बारे में, और बाकी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, और उसके बाद में बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। द प्रेजेंट सिस्टम आई एजुकेशन डेट बैक टू माउंट स्टर्ट एल्फिंस्टन मिनट्स ऑफ 1823। ठीक है, कुछ बैक में गए हम, अगर पीछे जाकर के इतिहास की बात करें कि यूजीसी की स्थापना के पीछे क्या क्या पॉइंट रहे हूँ, तो उसमें से एक जो मिनट्स आते हैं वो माउंट स्टर्ट एल्फिंस्टन के, जो 1823 में जिन्होंने प्रस्तुत किया था, जिन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि अगर हमें स्कूल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड यूरोपियन को पढ़ाना है तो उसमें कुछ चीजें आगे बढ़ानी पड़ेंगी। उसमें फिर लॉर्ड मैकाले आए, और लॉर्ड मैकाले जो मिनट थे 1823 के, उसमें 1835 में जो कि लॉर्ड मैकाले आए, उन्होंने इस चीज पे जोर दिया और इस पे प्रयास किया, एफर्ट टू मेक नेटिव ऑफ द कंट्री थ्रू गुड इंग्लिश स्कॉलर। उन्होंने कहा कि हमें चाहते हैं कि हम गुड इंग्लिश स्कॉलर को तैयार करें, उसके लिए क्या है, कुछ चीजों की ऐसी एजेंसी स्थापित होनी चाहिए जिससे क्या है हम आगे काम कर सके। तो सर चार्ल्स सूट डिस्पैच, आपको बताया था चार्ल्स सूट डिस्पैच के बारे में कि जैसे ही 20 साल बाद में, 1835 के बाद में 20 साल बाद में फिर से कंपनी ने शिक्षा व्यवस्था को रिवाइज करने की बात की, तो विलियम चार्ल्स सूट को भेजा गया। तो विलियम चार्ल्स सूट का जो उन्होंने जो मिनट प्रस्तुत किए, जिन्हें वो डिस्पैच कहा गया 1854 में, फेमसली नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, जिसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, अंग्रेजी शिक्षा का मतलब नहीं इंग्लिश एजुकेशन की बात नहीं, अंग्रेजी शिक्षा का मतलब अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा का जो है मुख्य मैग्ना कार्टा कहा गया। उसमें कुछ चीजें रिकमेंडेशन दी गई, जैसे क्या थी, क्रिएटिंग ए प्रॉपरली आर्टिकुलेटिंग स्पिन ऑन एजुकेशन फॉर प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी। उन्होंने इस बात पे जोर दिया 1854 में, उन्होंने एक ऐसा स्कीम होनी चाहिए, ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के यूनिवर्सिटी तक की चीजों को रेगुलेट करती हो। इट सॉट टू इनकरेज इंडिजीनियस एजुकेशन एंड प्लान द फॉर्मुलेशन ऑफ कोहेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें इस बात पे जोर है कि भारतीय इंडिजीनियस एजुकेशन है उसको इनकरेज किया जाए और उसके अच्छे फॉर्मुलेशन के लिए कोई पॉलिसी का निर्माण किया जाए। फिर उसके बाद में आगे आते हैं द यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, उसके बाद में स्थापित किए गए। आपको बताया भी था कि 3 विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज में स्थापित किया गया, और आगे चल के 1827 में 87 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई उसी तरह से। फिर और आगे आते हैं, अभी तक देखिए कुछ हुआ नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया गया जो सेंट्रल लेवल पे हो और प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता हो, कुछ ऐसा किया नहीं गया, बस बार बार इनकरेज की बात। उसके बाद में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड एक बनाया गया, लेटर नोन एज, अभी वर्तमान समय में इसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाया गया 1925 में, जिसको आज के समय पे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, टू प्रमोट यूनिवर्सिटी एक्टिविटी। जिसको इसलिए बनाया गया, जो विश्वविद्यालय में जितने भी कार्य होते हैं उनको प्रमोशन के लिए और उनमें आपस में कॉपरेशन के लिए बनाया गया, जो कल्चर, स्पोर्ट और एलाइड एरिया उनपे आपस में कॉपरेट। देखिए जो ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है, ये आज के समय पे भी है, और जब भी किसी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यूजीसी जो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करती है कि वो इससे संबंधित विवाद को सुलझाने का प्रयास। इन 1952 द यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड दैट
all cases pertaining to allocation of grant in aid from the public fund to the central university and other university and institution of higher learning might to refer the University Grant Commission. Consequently, the University Grant Commission was formally inaugurated by Sri Maulana Abdul Kalam Azad, the then Minister of Education, Natural Resource and Scientific Research on 28 दिसंबर 1953। जब 1952 में यूनियन जो गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, उसने डिसाइड किया कि जो बजट एलोकेशन की बात की जा रही है, यानी हम किसको पैसा दें किसको ना दें, इसके लिए चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे वो राज्य विश्वविद्यालय हो, या कोई भी ऐसा संस्थान जहाँ पर पैसे देने की बात की जाए, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए ग्रांट संस्था निर्धारित करने की बात की। तो ग्रांट के लिए यूनिवर्सिटी को चूंकि ग्रांट देना था, तो इसके लिए नाम रखा गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय के लिए अनुदान देने वाली संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका जो उद्घाटन किया था श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो उस समय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, यानी शिक्षा मंत्री थे उस समय के। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो शिक्षा मंत्री कौन थे उस समय के, तो अब्दुल कलाम आजाद थे 1953 में। ठीक है, और 28 दिसंबर 1953 में इसकी स्थापना की गई। तो क्वेश्चन भी आता है इसकी स्थापना की गई 28 दिसंबर 1953। उसके बाद आता है द यूजीसी हाउएवर वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश ओनली इन नवंबर 1956 एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। 1953 में इसकी स्थापना तो कर दी गई, लेकिन ये जो स्थापित किया गया था, ये पूर्ण रूप से एक ऐसी संस्थान थी जिसपे केंद्र का सरकार का कोई अधिकार नहीं था। तो 1956 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में डिक्लेयर कर दिया, सरकार ने अपने अधीन कर लिया। ये सरकार जो डिसाइड करेगी वही यूजीसी डिक्लेयर करेगी। of the government of India through act of parliament for the coordination, determination and maintenance of standard of university education। भारत में आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए, उनमें डिटर्मिनेशन के लिए, उनमें क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक ऐसा शिक्षण संस्थान, एक ऐसा संस्थान बनाया जाना चाहिए। तो उसके लिए 1956 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया। इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिव रीजनल वाइज कवरेज थ्रू आउट द कंट्री, पूरे भारत में क्षेत्र के आधार पे सबको कवरेज हो, क्षेत्र के आधार पे सबकी मॉनिटरिंग की जा सके, इसलिए इसके 6 रीजनल सेंटर बनाए गए, यानी 6 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए। तो क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में, एक हैदराबाद में, कोलकाता में, भोपाल में, गुवाहाटी और बैंगलोर। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यूजीसी के कितने क्षेत्रीय सेंटर हैं, कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये कहते हैं 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। हेड ऑफिस ऑफ यूजीसी लोकेटेड, हेड ऑफिस का अगर यूजीसी लोकेटेड कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम देखिए, कितने बार पूछा गया यूजीसी संबंधित क्वेश्चन। तो इसके क्या फंक्शन है, तो सबसे पहला फंक्शन है प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये विश्वविद्यालय शिक्षा के में को प्रमोट करना और उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। फिर डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च, यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय में चाहे वो शोध हो, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो शिक्षण हो, अधिक शिक्षण अधिगम हो, ये इनकी क्वालिटी को निर्धारित करना, उनको मेंटेन करके रखने का काम जो है ये यूजीसी करती है। फ्रेमिंग रेगुलेशन और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड जो है इसके नीति का निर्माण करने का काम जो है यूजीसी करती है। मॉनिटरिंग डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ कॉलेजिएट एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, डिसबर्सिंग ग्रांट टू द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। ये क्या करती है, मॉनिटरिंग करती है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, चाहे वो महाविद्यालय हो चाहे वो विश्वविद्यालय हो, प्रॉपर मॉनिटर करती है। और जहां भी ग्रांट की आवश्यकता होती है वहां ग्रांट देती है, यानी सहायता प्रदान करती है कि आप यहाँ पर आवश्यक चीजों का विकास करिए ताकि क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। ये सर्विंग एज ए वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। जितने भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो शिक्षण उच्च शिक्षा से संबंधित कोई भी संस्थान हो, इनके मध्य आपस में संबंध स्थापित करना, आपस में चीजों को लिंक करना, ब्रिज एस्टेब्लिशमेंट करने का काम जो है यूजीसी करती है। एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन मेजरिंग नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। विश्वविद्यालय शिक्षा में आवश्यक सुधार के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट को और केंद्र सरकार दोनों को एडवाइस देती है, सलाह देती है और काम करती है। ठीक है, तो ये जो है ये यूजीसी के कुछ काम है। ठीक है, इसके यूजीसी ग्रांट देती है, यूजीसी पॉलिसी मंत्रालय बनाता है, तो यूजीसी इसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम करती है अपने तरीके से। ठीक है, जो हाई एजुकेशन से संबंधित है, ग्रांट देती है, एफिलिएशन देती है, तो ये सारा का सारा काम जो है यूजीसी करती है।